सर, आपने अपनी लास्ट वीडियो में कहा था कि जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो क्रेडिट क्रिएट करती हैं। ऐसे तो अगर वो क्रेडिट क्रिएशन के साथ लोन्स प्रोवाइड करी जाएँ तो सभी के पास तो लोन्स आ ही जाएँगे एंड ऐसे तो मनी सप्लाई इकोनॉमी में बहुत इंक्रीज़ हो जाएगा। यस। बट अगर मनी सप्लाई इंक्रीज़ हो गए तो आपने एक वीडियो में कहा था अपनी में कि ऐसे इन्फ्लेशन आ सकती है। बिल्कुल आ सकती है। तो इसके इन्फ्लेशन के लिए कोई आरबीआई के पास टूल्स होते हैं? यस, बहुत सारे टूल्स अवेलेबल है जो आरबीआई यूज करती है ऐसी किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। और आज इस वीडियो में हम लोग वही टूल्स के बारे में समझेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो को शुरू कर देते हैं। चैनल को सब्सक्राइब। सेंट्रल बैंक का ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है और उस फंक्शन का नाम है कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट। और कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट में क्या होता है कि जो सेंट्रल बैंक है इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन का प्रॉब्लम इकोनॉमी में सॉल्व करता है। अभी इन्फ्लेशन क्या होती है, देखो, अगर मान लो इकोनॉमी में जो प्राइसेस है वो बढ़ जाए वो इन्फ्लेशन है, और अगर प्राइसेस बहुत ज्यादा कम हो जाए वो क्या होती है, डिफ्लेशन। दोनों की दोनों सिचुएशन जो है वो प्रॉब्लमेटिक है। और अगर इनको सॉल्व करना है तो आरबीआई कुछ ना कुछ टूल्स, कुछ ना कुछ पॉलिसीज का यूज करता है जिससे इन दोनों प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट किया जा सकता है और सिचुएशन जो नॉर्मलसी की है वो क्रिएट की जा सकती है। बट उसके लिए हमें समझना है कि इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन होता कैसे है। तो अगर मैं इन्फ्लेशन की बात करूं तो इन्फ्लेशन जो है वो इकोनॉमी में तब होता है जब इकोनॉमी में फालतू का पैसा बहुत ज्यादा पड़ा होता है। मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया था और उस शॉर्ट वीडियो में समझाया था कि अगर आरबीआई पैसा देता रहे, सब कुछ छापता रहे एक्स्ट्रा पैसा, तो पैसा बढ़ जाएगा, लोगों के पास, सभी के पास पैसा आ जाएगा। तो जब लोग, सभी के पास पैसा आएगा और लोग सामान खरीदने जाएंगे, उन चीजों का रेट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। इससे इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम होता है। और अगर ऐसे प्रॉब्लम को हम लोगों ने कंट्रोल में लाना है तो हमें इस मनी सप्लाई को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। और उसी तरह से अगर इकोनॉमी में किसी तरह से डिफ्लेशन का प्रॉब्लम हुआ तो डिफ्लेशन मतलब इकोनॉमी में पैसा कम है, मंदा चल रहा है, और इसको कंट्रोल करने के लिए मनी सप्लाई को आरबीआई बढ़ाएगा। अब उसके लिए अगर ऐसा कोई भी सिचुएशन हो तो आरबीआई ना बाई मंथली एक मीटिंग में बैठता है, और उस मीटिंग में कौन बैठता है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बैठती है। और कमेटी बहुत सारे डिसीजंस लेती है रिगार्डिंग जो भी सिचुएशन इकोनॉमी में प्रिवेल कर रहा है उसके अकॉर्डिंगली, उसको देखते हुए। अब ये एमपीसी जो है वो 2016 में सेटअप किया गया था। इसके इन टोटल 6 मेंबर्स हैं, जिसमें आरबीआई के गवर्नर उसके क्या होते हैं, चेयरमैन होते हैं। तो इस टाइम मिस्टर संजय मल्होत्रा जी, जो कि हमारे आरबीआई के गवर्नर है, वो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को चेयर कर रहे हैं। अपॉइंटमेंट की बात करें तो 3 मेंबर नॉमिनेट किए जाते हैं आरबीआई से और 3 हो गए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से। इसमें आरबीआई के जो गवर्नर है वो इंक्लूडेड होते हैं। तो 6 मेंबर्स इन टोटल होते हैं। मीटिंग इनकी बाय मंथली होती है, हर 2 महीने बाद इनकी मीटिंग होनी है। नेक्स्ट मीटिंग इनकी जो है अब आने वाली वो दिसंबर मंथ में होगी, फर्स्ट वीक में इनकी मीटिंग होगी। ध्यान से देखना उस मीटिंग में आरबीआई जो है वो क्या डिसीजन लेती है। मेरे को लग रहा है कि आरबीआई रेपो रेट को कम करेगी। रेपो रेट क्या है बाद में समझेंगे। मेरे को ये चांसेस लग रहा है बिकॉज इन्फ्लेशन काफी हद तक कंट्रोल में है। लेट्स सी, लेट्स वेट एंड वॉच आरबीआई क्या डिसीजन लेती है, ये मेरा अजम्पशन हो सकता है। अब इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ये इन्फ्लेशन को कंट्रोल में करती है, इन्फ्लेशन को टारगेट में रखती है। देखो, टारगेट में रखना क्या मतलब है इसका। आरबीआई कहता है जो इन्फ्लेशन है इकोनॉमी में ये 2% से 6% तक का होना चाहिए, मतलब इसके बीच बीच में होना चाहिए। और 4% इनका है कि 4% तक इन्फ्लेशन हो, इससे -2% भी हो सकता है और +2% भी हो सकता है। मतलब इन्होंने रेंज बना दिया 2% से 6% तक का। तो ये नॉर्मल सिचुएशन है। अगर मान लो इससे ज्यादा बढ़ जाए, 6% से ज्यादा, या फिर 2% से कम हो जाए, तो वो बहुत प्रॉब्लमेटिक है। तब उस अकॉर्डिंगली डिसीजन जो है वो लिए जाते हैं। और अगर मान लो कम हो जाए, बहुत कम हो जाए, मान लो 4% से थोड़ा कम आ जाए, तो आरबीआई फिर उस अकॉर्डिंगली डिसीजन लेती है। 4% से थोड़ा बढ़ जाए तो उस अकॉर्डिंगली डिसीजन। तो बहुत सारी चीजें जो हम आगे आने वाले टॉपिक्स में इसको क्लियर करेंगे, राइट। तो इसी को कंटिन्यू करते हुए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के पास ना बहुत सारे टूल्स अवेलेबल है, और उन्हीं टूल्स का यूज करके आरबीआई जो है वो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की प्रॉब्लम्स को कंट्रोल में करता है। तो लेट्स सी, वन बाय वन देखते हैं वो क्या क्या है। तो अगर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के टूल्स की बात करें तो हमारे पास है क्वांटिटेटिव टूल्स और क्वालिटेटिव टूल्स। अब क्वांटिटेटिव टूल्स में बहुत सारे पॉलिसी रेट्स अवेलेबल है, जिसमें बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। और ये रेपो रेट तो नॉर्मल अगर देखें तो न्यूज में बहुत ज्यादा
चलता रहता है, हर 2 महीने बाद न्यूज में ये चलता रहता है। और इस रेपो रेट को लेके बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो सीबीएसई प्रीवियस ईयर में पूछ भी चुका है, और सीधा सीधा न्यूज का कटिंग बना के पूछ लिया सीबीएसई ने कि इस तरह से जो है वो आरबीआई रेपो रेट को या मेजर पॉलिसी रेट को चेंज नहीं करता, बढ़ा देता है, कम कर देता है। तो उसके अकॉर्डिंगली बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो बने हुए हैं। और फिर है हमारे पास रिवर्स रेपो रेट। देन पॉलिसी रेशियोज में हमारे पास सीआरआर और एसएलआर, जिनको कैश रिजर्व रेशियो और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो कहते हैं। आपको याद होगा कि जब हमने क्रेडिट क्रिएशन का कंसेप्ट पढ़ा था तो उसमें मैंने आपको रिजर्व रेशियो का कंसेप्ट बताया था, जिसको अलग अलग बुक्स में लीगल रिजर्व रेशियो भी कह देते हैं। तो लीगल रिजर्व रेशियो इज द टोटल ऑफ सीआरआर प्लस एसएलआर, इनका टोटल। इनको रखने के बाद जो पैसा बचता है वो लोन में जो है वो दिया जाता है। फिर हमारे पास ओपन मार्केट ऑपरेशन, इनको समझेंगे जब टॉपिक आएगा हमारा। क्वालिटेटिव टूल्स में मार्जिन रिक्वायरमेंट, क्रेडिट रेशनिंग और डायरेक्ट एक्शन, सभी के सभी टॉपिक्स को हम बहुत ही सिंपल एग्जांपल से समझेंगे। तो वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारे पास जो पॉलिसी रेट्स है उनको देखते हैं। अब पॉलिसी रेट्स को समझने से पहले सिंपल सी बात समझो, मैं आरबीआई हूं और आप क्या हो, लिसनर्स क्या हो, कमर्शियल बैंक हो। अब हम जो भी ट्रांजैक्शन करेंगे उसके बेसिस पे आप एक चीज समझना कि क्या इंपैक्ट पड़ता है और इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को हम किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। वन बाय वन समझते हैं। अब पहले देखते हैं बैंक रेट क्या है। तो बैंक रेट है द रेट एट विच आरबीआई, दैट मींस मैं मनी लेंड करता है टू द कमर्शियल बैंक, दैट मींस आपको फॉर लॉन्ग टाइम पीरियड, मतलब 1 साल से ज्यादा के लिए, विदाउट एनी कोलेट्रल। अगर मैं आपको 100 रुपए देता हूं 1 साल से ऊपर तक के टाइम के लिए और आपसे सिक्योरिटी के तौर पे कुछ भी नहीं रखता, तो जिस रेट पे मैं आपको पैसा देता हूं उस रेट को कहा जाता है बैंक रेट। गॉट इट? समझे? और इसका दूसरा नाम क्या है? डिस्काउंट रेट है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको 100 रुपए देता हूं लेट से 6% के लिए, तो आपको 1 साल बाद मेरे को कितने पैसे वापस करने हैं? 106 रुपए वापस करने हैं। अब इससे इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को किस तरह से कंट्रोल किया जाता है, लेट्स सी। सबसे पहले समझते हैं, अगर बैंक रेट को इंक्रीज कर दिया जाए, अभी बैंक रेट हमने कितना का 6% चल रहा है, बैंक रेट को बढ़ा के कर दो कितना परसेंट? 8%। ओके, अब आपको उसी लोन का पैसा कितना पे करना पड़ेगा वापस? समझो पहले आपको 6% पे मिल रहा था, अब आपको कितने परसेंट पे मिल रहा है? 8% पे। तो अब आपको 8% के हिसाब से मेरे को 108 रुपए वापस करने पड़ेंगे। आपको मेरे से पैसा सस्ता मिल रहा है, महंगा मिल रहा है? आंसर इज महंगा मिल रहा है। अगर आपको मेरे से पैसा महंगा मिल रहा है तो अल्टीमेटली अगर कोई भी कस्टमर आपसे बैंक में लोन लेने आता है तो आप उसको भी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लगाओगे? ज्यादा लगाओगे। अब जब रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा लगाओगे तो एट द एंड ऑफ द डे वो पर्सन जो है वो लोन जो है वो कम लेगा, बिकॉज कॉस्ट ऑफ बोरिंग क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी, जिससे लोन कम लिया जाएगा और इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम क्या किया जा सकता है? सॉल्व किया जा सकता है। बिकॉज इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम हमने कैसे सॉल्व करना है कि मनी सप्लाई को क्या करो? कंट्रोल में करो। ये तो हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट समझो, अगर बैंक रेट डिक्रीज हो जाए, डिक्रीज होके मान लो सपोज हो गया 4%, आपने मेरे से 100 रुपए का लोन लिया, अब 1 साल बाद आप कितना पैसा मेरे को वापस करोगे? 104 रुपए। पहला कितना कर रहे थे? 106 रुपए। अब इससे आपकी कॉस्ट ऑफ बोरिंग क्या होगी? कम होगी। अगर आपकी कॉस्ट ऑफ बोरिंग कम हुई तो अगर आपसे कोई कस्टमर लोन लेने आता है तो आप उसको भी लोन क्या दोगे? सस्ता दोगे। और अगर लोन सस्ता मिलेगा तो लोग जो है वो लोन्स लेंगे, और अगर लोन लेंगे तो कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व होगा? डिफ्लेशन का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, बिकॉज लोन लेने से जो मनी सप्लाई है वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। और हमने अगर डिफ्लेशन के प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो एट द एंड ऑफ द डे हमें मनी सप्लाई को क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज करना पड़ेगा। तो आरबीआई इन सभी चीजों को चेक करता है और उसके बेसिस पे जो लोन है वो दिए जाते हैं। गॉट इट? यहां तक क्लियर हो गया? तो ये बैंक रेट था हमारे पास। अब इसको अगर एक और एग्जांपल से समझे तो मान लो सपोज जो आरबीआई है वो कमर्शियल बैंक को 6% की बजाय 8% पे पैसा देता है, तो भाई एसबीआई भी जो है वो मेरे को क्या देगा? कॉस्टली लोन देगा। अब जब कॉस्टली लोन मिलेगा तो मैं लोन जो है वो कम लूंगा, लोन कम लूंगा तो भाई मेरा मनी सप्लाई, मतलब मेरा मनी सप्लाई नहीं, इकोनॉमी का मनी सप्लाई भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और अगर इकोनॉमी का मनी सप्लाई कम होगा तो किसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा? इन्फ्लेशन जो है वो सॉल्व हो जाएगी। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, अगर वही आरबीआई कमर्शियल बैंक को 4% बैंक रेट लगा देती है तो इसका मतलब है इनको अब सस्ता लोन मिल रहा है,
तो ये भी मेरे को जो लोन है वो क्या देंगे, सस्ता देंगे। सस्ता लोन लेंगे तो भाई लोग ज्यादा लोन जो है वो लेंगे, ज्यादा लोन लेंगे तो इकोनॉमी में पैसा बढ़ेगा, इकोनॉमी में पैसा बढ़ेगा तो डिफ्लेशन का प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरह से हम जो प्रॉब्लम्स है दोनों क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। राइट, इतना क्लियर हुआ। नेक्स्ट वन देखते हैं, रेपो रेट। अब रेपो रेट में क्या है, वही बात है, द रेट एट विच सेंट्रल बैंक गिव्स लोन टू कमर्शियल बैंक फॉर शॉर्ट टाइम पीरियड। दिस इज नॉट फॉर अ लॉन्ग टाइम पीरियड। बैंक रेट में क्या था, लॉन्ग टाइम पीरियड था, और रेपो रेट में क्या है, शॉर्ट टाइम पीरियड है, अगेंस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटी, और बाद में आपको सिक्योरिटी के तौर पे भी कुछ ना कुछ रखना पड़ेगा। तो वो शॉर्ट टाइम पीरियड कितना हो सकता है, 7 दिन, 14 दिन, 28 दिन। वन बाय वन देखते हैं। द रेट एट विच आरबीआई प्रोवाइड लोन्स टू कमर्शियल बैंक फॉर शॉर्ट टाइम पीरियड अगेंस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटी, इसको कहेंगे रेपो रेट। ओके, एंड साथ में एक चीज ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, एन एग्रीमेंट ऑफ रीपरचेज इज आल्सो साइंड बिटवीन बोथ द पार्टीज। इसी वजह से इसको रीपरचेज रेट भी कहा जाता है। जब मैं आप लोगों को लोन दूंगा, ओके, आप मेरे को बदले में सिक्योरिटी दोगे क्योंकि मैं भी सिक्योर रहना चाहता हूं, तो बाद में हम एक एग्रीमेंट साइन करेंगे कि आप वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी वापस मेरे से रीपरचेज करोगे और मेरे को मेरा पैसा जो है वो वापस दे दोगे। तो इसी वजह से इसको रीपरचेज रेट भी कहा जाता है। राइट, काम इसका सेम बैंक रेट जैसा है, बट इसमें डिफरेंशिएशन क्या है कि ये शॉर्ट टाइम के लिए होता है और बैंक रेट जो है वो लॉन्ग टाइम के लिए होता है। तो इसमें समझो, अगर मान लो सपोज आप 100 रुपया मेरे से लेते हो 6% पे ही, तो मैं 1 साल के ही पैरामीटर से करूंगा, बिकॉज 1 साल के बेसिस पे हमारे लिए थोड़ा कैलकुलेशन इजी हो जाता है। अदरवाइज डेज के बेसिस पे तो वी नीड कैलकुलेटर, दैट इज नॉट अलाउड। तो आप मेरे को 106 रुपये जो है वो 1 साल के बाद वापस करोगे। राइट, अगर मान लो सपोज इकोनॉमी में इन्फ्लेशन चल रहा है, अब यहां पे ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन चल रहा है तो आरबीआई देख लगा यार ऑलरेडी इकोनॉमी ना पैसा बहुत ज्यादा सर्कुलेटेड है, तो रेपो रेट को इंक्रीज कर दो। वो 6% से कितना कर देंगे, 8%। एकदम से नहीं बढ़ाते, 0.25, 0.25, 0.50, इस तरह से जो है बढ़ा सकते हैं। अब अगर रेपो रेट 8% हो गया तो समझो पहले 100 के बदले अगर 106 रुपए वापस करने पड़ रहे थे, अब वही 100 के बदले कितने रुपए वापस करने पड़ेंगे, 108 रुपए। तो अब आपको लोन जो है वो मेरे से क्या मिल रहा है, कॉस्टली मिल रहा है। अगर आपको लोन मेरे से कॉस्टली मिल रहा है, तो अगर आपको कॉस्टली मिला तो पब्लिक अगर आपसे लोन लेने आएगी तो पब्लिक को भी क्या मिलेगा, लोन कॉस्टली मिलेगा। अगर लोन कॉस्टली मिलेगा तो लोन जो है वो कम लिया जाएगा, और लोन कम लिया जाएगा तो मनी सप्लाई भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और अगर मनी सप्लाई कम होगा तो किसका प्रॉब्लम सॉल्व किया जा सकता है, इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम सॉल्व किया जा सकता है। ऑन दी अदर साइड, अगर आरबीआई को दिख रहा है कि यार डिफ्लेशन चल रही है तो थोड़ा सा लिबरल होना पड़ेगा, तो आरबीआई क्या करेगा, रेपो रेट को कम कर देगा। लेट्स से 6% से लाके 4% पे कर दिया। अब आपकी जो कॉस्ट ऑफ बोरिंग है वो क्या होगी, कम होगी, मेरे से सस्ता लोन मिलने लग गया। अगर मेरे से सस्ता लोन मिलेगा तो पब्लिक को भी लोन जो है वो क्या मिलेगा, चीप मिलेगा। अब पब्लिक को लोन चीप मिलेगा तो लोन पब्लिक क्या लेगी, ज्यादा लेगी। पब्लिक लोन ज्यादा लेगी तो मनी सप्लाई बढ़ेगा, और मनी सप्लाई बढ़ेगा तो किसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, डिफ्लेशन का प्रॉब्लम जो है वो इजिली सॉल्व हो सकता है। गॉट इट। तो इस तरह से जो आरबीआई वो काम करती है। अगर रेपो रेट की बात है तो सिमिलर बैंक रेट वाला है, थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि बैंक रेट जो है वो लॉन्ग टाइम के लिए होता है और रेपो रेट जो है वो शॉर्ट टाइम के लिए होता है। बैंक रेट में कोई सिक्योरिटी नहीं होती, रेपो रेट में गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो है वो अवेलेबल होती है। वही कहानी समझते हैं। अगर मान लो सपोज इनको लोन जो है वो कॉस्टली मिले, 8% पे मिले, तो ये भी लोन जो है वो कॉस्टली लेंगे। कॉस्टली होगा तो लोन जो है वो कम लिए जाएंगे, लोन कम लिए जाएंगे तो मनी सप्लाई कम होगा, मनी सप्लाई कम होगा तो इन्फ्लेशन जो है वो क्या हो सकती है, सॉल्व हो सकती है। ऑन दी अदर साइड, अगर यही जो रेपो रेट है वो कम हो जाए, 4% पे रह जाए, सस्ता हो गया, तो इनको लोन सस्ता मिल रहा है तो यहाँ पे इनको भी लोन जो है वो क्या मिलेगा, सस्ता मिलेगा। सस्ता लोन जो है वो लोग लेंगे ज्यादा, बिकॉज उनको पता है इंटरेस्ट कम पे करना पड़ेगा। अब इंटरेस्ट कम पे करना है तो एट द एंड ऑफ द डे लोन ज्यादा लेंगे, मनी सप्लाई बढ़ेगा, और जो डिफ्लेशन है उसका प्रॉब्लम क्या किया जा सकता है, कंट्रोल में लाया जा सकता है। राइट, वही सेम जो सेम पॉइंट्स है हमारे बन गए। तो ये हो गया हमारा रेपो रेट।
आपको एक पॉइंट और साथ में बताया, दैट इज रीपर्चेज एग्रीमेंट। अब ये रीपर्चेज एग्रीमेंट का मतलब क्या है, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। अब हुआ क्या, देखो जब पंजाब नेशनल बैंक आरबीआई के पास गया, आरबीआई को कहता हमें लोन दे दो, तो आरबीआई ने तो इनको पैसा दे दिया, तो बदले में इनको सिक्योरिटी के तौर पे क्या रखना पड़ा, यहाँ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज देनी पड़ी, और इनके बीच में एक रीपर्चेज एग्रीमेंट साइन हुआ कि जब टाइम जो है वो खत्म हो जाएगा इस लोन पीरियड का, तो आपको ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी दोबारा से रीपर्चेज करनी पड़ेगी और आरबीआई को जो पैसा है वो पे करना पड़ेगा। पैसा कैसे जाएगा, लेट्स से अगर 100 करोड़ रुपया दिया है आरबीआई ने, तो 100 करोड़ प्लस जो रेपो रेट का परसेंटेज है वो जो पंजाब नेशनल बैंक है वो किसको देगा, सेंट्रल बैंक को देगा, और सेंट्रल बैंक इनकी गवर्नमेंट सिक्योरिटी वापस कर देगा, जिसको कहते हैं रीपर्चेज एग्रीमेंट। ठीक है जी, तो ये पॉइंट हमारे पास रीपर्चेज एग्रीमेंट का बन गया। उसके बाद अगला आता है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट क्या है, अब इसमें उल्टा काम चलता है। अब इसमें क्या है, आप लोग दैट मीन्स कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास, दैट मीन्स मेरे पास अपना एक्स्ट्रा पैसा जो वो जमा करोगे, मतलब आप लोग का पैसा जो वो मेरे पास जमा रहेगा, और जिस रेट पे जमा रहेगा उसको रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। नाउ द रेट एट विच आरबीआई एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम कमर्शियल बैंक फॉर शॉर्ट टाइम पीरियड इज कॉल्ड एज रिवर्स रेपो रेट। देखो सिंपल सी बात है ना, कमर्शियल बैंक के बाद कई बार एक्स्ट्रा पैसा जो है वो पड़ा होता है, लोन में नहीं जा रहा वो एक्स्ट्रा पैसा, अब एक्स्ट्रा पैसा रखेंगे, जिनका भी पैसा जो कमर्शियल बैंक से उनके पास पड़ा होगा उनको ब्याज के तौर पे पब्लिक को देना पड़ेगा, ऐसे ही है। अब पब्लिक को ब्याज देंगे तो खुद भी तो कमाना है ना, तो खुद कमाने के लिए कई बार क्या होता है, जो कमर्शियल बैंक है वो सेंट्रल बैंक के पास पैसा अपना जो है वो जमा कर देते हैं। अब जमा कर दिया और बदले में जो मैं हूं, मतलब दैट मीन्स आरबीआई है, वो आपको क्या देगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज देगा। उल्टा हो गया काम, पहले में क्या था, मैं पैसा दे रहा था और आप गवर्नमेंट सिक्योरिटी दे रहे थे, इसमें क्या है, आप पैसा दे रहे हो और मैं आपको बदले में गवर्नमेंट सिक्योरिटी दे रहा हूं, और इसमें भी एग्रीमेंट साइन होता है, दैट इज रिवर्स रीपर्चेज एग्रीमेंट, इसलिए इसे रिवर्स रीपर्चेज रेट का नाम भी जो वो दिया जाता है। अब इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की प्रॉब्लम को इस तरह से सॉल्व करना है। अगर तो देखो इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम चल रहा है तो रिवर्स रेपो रेट को इंक्रीज कर दिया जाएगा, ठीक है। अब इसको समझते हैं, मान लो सपोज आपके पास 100 रुपए पड़े हुए हैं, ठीक है, और आपको ब्याज मिल रहा है 6%, ओके। तो अगर आप 1 साल के लिए मेरे पास पैसा जमा करते हैं तो आपको कितना मिलेगा, 106 रुपए मिल जाएगा 1 साल पर ये है शॉर्ट टाइम के लिए, बट हम 1 साल के पर्सपेक्टिव से कर रहे हैं तो इजी रहेगा। अब मेरे को पता है इकोनॉमी में इन्फ्लेशन चल रही है, और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए मेरे को मनी सप्लाई को क्या करना है, रोकना है। अब मनी सप्लाई रोकने के लिए मैं क्या करूंगा, रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा दूंगा। मैं कहता हूं 8% में मेरे से पैसा ले लो, ब्याज ले लो मेरे से। आपके दिमाग में क्या आएगा कि आरबीआई इज द सेफेस्ट वे टू अर्न मनी। आरबीआई से सेफ तो है नहीं कोई, अगर आरबीआई के पास हमारा पैसा पड़ा है वो मरेगा नहीं, लोन में पैसा पड़ा है तो लोन का पैसा जो है वो मर सकता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन सकता है, एनपीए हो सकता है। तो लालच क्या आएगा कि चलो यार आरबीआई के पास पैसा जमा कर देते हैं। अब जब आरबीआई के पास पैसा जमा करोगे तो आपका खुद का पैसा क्या होगा, आपका खुद का मनी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। पैसा कम है आपके पास तो अल्टीमेटली जो कॉस्ट ऑफ बोरिंग है आपकी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि कम पैसा लोन में जाएगा। अब कम पैसा लोन में जाएगा, आपके पास रॉ मटेरियल ही कम है, चीज खरीदने वाले लोग ज्यादा है, तो एट द एंड ऑफ द डे महंगा करना पड़ेगा, उससे लोन्स जो है वो क्या हो जाएंगे, कॉस्टली हो जाएंगे। कॉस्टली लोन्स लोग कम लेंगे, जिससे मनी सप्लाई कम होगा और इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम क्या हो सकता है, कंट्रोल में आ सकता है। ऑन द अदर साइड अगर यही डिफ्लेशन का प्रॉब्लम चल रहा है तो आरबीआई देखता है यार इकोनॉमी में तो मंदी चल रही है, ऑलरेडी मनी सप्लाई कम है, इनको रिवर्स रेपो रेट कम कर देते हैं, ज्यादा पैसा नहीं देंगे अब इनको, अब देंगे ब्याज का 4%, मैं आपको 4% दूंगा। आप सोचोगे यार 4% ही कमाना है हमने, हम कमाने बैठे हैं, कमर्शियल बैंक का मेजर पर्पस क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना, तो यार लोन दो, कोई बात नहीं, ज्यादा परसेंटेज पे लोन देते हैं, एटलीस्ट 4% से तो ज्यादा ही मिलेगा ना। तो उससे क्या होगा, जब आपके पास पैसा पड़ा होगा तो आप लोन्स दोगे तो कॉस्ट ऑफ बोरिंग क्या हो जाएगा, आपका कम हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ बोरिंग कम होगा तो लोन्स जो है वो क्या होंगे, चीप होंगे, चीप लोन्स लोग ज्यादा लेंगे, और जिससे मनी सप्लाई का जो प्रॉब्लम है वो क्या हो जाएगा, सॉर्ट आउट होगा। मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, कम नहीं होगी, सॉरी, इट विल इंक्रीज, और जिससे डिफ्लेशन का प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, कंट्रोल में आ जाएगा। क्योंकि अब कमर्शियल बैंक को पता है कि मेरे को पैसा कमाना है, ये तो 4% ब्याज दे रहे हैं,
मार्केट में लोन देते हैं, लोन ज्यादा देंगे तो कमाई तो ज्यादा हो जाएगी, तो इस तरह से जो पैसा है वो ज्यादा कमाया जा सकता है। तो ये सारा सिस्टम जो है वो रिवर्स रेपो रेट का है। अब रिवर्स रीपर्चेज एग्रीमेंट साइन होता है। अब समझो क्या हुआ, मान लो पीएनबी ने आरबीआई को पैसा जमा कराया, कितने रुपए, 100 करोड़ रुपए, और आरबीआई ने भी पीएनबी को क्या दे दिया, गवर्नमेंट सिक्योरिटी दे दी, कितने की, 100 करोड़ की सिक्योरिटी दे दी। रिवर्स रीपर्चेज एग्रीमेंट में क्या है कि जब आरबीआई इनको जो पैसा है वो वापस करेगा, 100 करोड़ प्लस रिवर्स रेपो रेट का परसेंटेज, तो उस टाइम पे इनकी जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है इनको वापस मिल जाएगी। मतलब इनको गवर्नमेंट सिक्योरिटी अपनी वापस खरीदनी है, और जो पैसा इनको वापस करेंगे दैट इज 100 करोड़ प्लस रिवर्स रेपो रेट का परसेंटेज, उसको वापस करने के बाद, तो इसी वजह से इसको रिवर्स रीपर्चेज एग्रीमेंट कहते हैं कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी दोबारा से रीपर्चेज की जाएगी। उल्टा हो गया ना, क्योंकि अब बैंक जो है वो वापस से उनको दे रहा है उनकी गवर्नमेंट सिक्योरिटी वापस, तो दैट इज रिवर्स रीपर्चेज एग्रीमेंट, राइट। कैश रिजर्व रेशियो, बहुत ही आसान सा टॉपिक है। कैश रिजर्व रेशियो है क्या? नाउ कैश रिजर्व रेशियो इज द परसेंटेज ऑफ अमाउंट ऑफ टोटल डिपॉजिट व्हिच कमर्शियल बैंक्स हैव टू कीप विद सेंट्रल बैंक। मतलब ऐसा परसेंटेज, आपके पास जितना भी टोटल डिपॉजिट आ रहा है उस टोटल डिपॉजिट का कुछ परसेंटेज जब आप मेरे पास जमा रखते हो तो उसको कहा जाता है कैश रिजर्व रेशियो। और कमर्शियल बैंक 1 रुपए का भी प्रॉफिट जब वो कैश रिजर्व रेशियो के अमाउंट पे अर्न नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो सपोज आप लोगों के पास जो टोटल डिपॉजिट है वो आता है 100 रुपीज का, 100 रुपीज का टोटल डिपॉजिट है, और मैं कहता हूं जो CRR है वो कितना परसेंट है, 4% है, तो आपको मेरे पास 4 रुपए रखने पड़ेंगे, क्योंकि 100 का 4 कितना हो गया, 4%, 4 रुपीज, और आपके पास जो रिमेनिंग बैलेंस है वो कितना रुपया बचेगा, 96 रुपीज बचेंगे। तो आप लोग 96 रुपीज का लोन जो है वो दे सकते हो। पर अगर मान लो सपोज इकोनॉमी में इन्फ्लेशन चल रही है, ओके, तो इन्फ्लेशन चलने के टाइम पे मैं क्या देखूंगा, मैं कहूंगा यार CRR का पैसा बढ़ा देते हैं, 6% कर देते हैं। अब टोटल डिपॉजिट 100 का 6% आप मेरे पास रखोगे तो आपके पास अब लोन देने के लिए कितने रुपए बचेंगे, 94 रुपीज। जब लोन देने के लिए 94 रुपीज बचेंगे तो मनी सप्लाई क्या हो जाएगा, डिक्रीज, और लोन जो है वो क्या दिए जाएंगे, कम दिए जाएंगे। और अगर कम लोन दिए जा रहे हैं तो किसका प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। वहीं अगर मान लो सपोज इन केस डिफ्लेशन का प्रॉब्लम चल रहा है तो उस टाइम पे क्या किया जाएगा, CRR को कम कर देगा आरबीआई। तो आरबीआई कहता है चलो यार 2% कर देते हैं, इकोनॉमी में पैसा पंप करने की रिक्वायरमेंट है, तो उससे अब आपके पास 100 रुपए का टोटल डिपॉजिट का अगर 2% आपने मेरे पास दे दिया, 2 रुपए दे दिए, तो आपके पास 98 रुपीज बचेंगे। मनी सप्लाई इंक्रीज होगा जिससे जो लोन्स है वो ज्यादा दिए जाएंगे, और जिससे डिफ्लेशन का प्रॉब्लम क्या हो सकता है, सॉल्व हो सकता है। पर ध्यान रखो CRR चाहे जितना मर्जी चल रहा हो, 6% चल रहा हो, 6 रुपए दे रहे हो, 4% चल रहा है, 4 रुपए दे रहे हो, या फिर मान लो 2% चल रहा है, 2 रुपए दे रहे हो, तो उस पर आपको 1 रुपए का ब्याज भी जो है वो नहीं मिलेगा, आप कोई भी पैसा जो है वो नहीं कमा सकते। तो दिस इज व्हाट CRR इज ऑल अबाउट। उसके बाद आता है SLR। अब SLR क्या है, द परसेंटेज ऑफ अमाउंट ऑफ टोटल डिपॉजिट विच कमर्शियल बैंक्स हैव टू कीप विद देमसेल्फ। मतलब आपके पास जितना भी टोटल डिपॉजिट आया उसका कुछ परसेंटेज जब आप लोग अपने खुद के पास जमा करके रखते हो तो उस परसेंटेज को कहते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। द परसेंटेज ऑफ अमाउंट ऑफ टोटल डिपॉजिट विच द कमर्शियल बैंक्स हैव टू कीप विद देमसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ कैश, गोल्ड एंड अप्रूव्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटी। इन 3 फॉर्म में आप रख सकते हो। और कमर्शियल बैंक SLR के अमाउंट पे प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो यार सिंपली कमाया जा सकता है SLR के अमाउंट पे, गोल्ड का रेट जो है वो इंक्रीज हो सकता है, प्रॉफिट कमा सकते हैं, अप्रूव्ड सिक्योरिटीज पे इंटरेस्ट मिल सकता है तो पैसा कमा सकते हैं। तो यार SLR के अमाउंट पे तो पैसा जो है वो कमाया जा सकता है। और SLR का सिस्टम समझते हैं, अगर आपके पास टोटल डिपॉजिट लेट से 100 रुपीज का आता है, तो 100 रुपीज का अगर आपके पास टोटल डिपॉजिट आ रहा है तो इट्स वेरी सिंपल कि आप लोग SLR, अगर मान लो आपको कहा गया कि आपने 20% रखना है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप लोग SLR में 20 रुपए का रखोगे अमाउंट, और बाकी जो बचा रिमेनिंग 80 रुपया उसको आप किसके लिए यूज कर सकते हो, लोन लेने के लिए यूज कर सकते हो। अगर इन्फ्लेशन चल रही है, लेट्स से अगर इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम चल रहा है
तो आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई एसएलआर को इंक्रीज कर देगा। 20% से कितना कर दिया, मान लो 25% कर दिया। आरबीआई कहता है 25% कर दो, 25% अपने पास रखो, बाकी जितना बच रहा है वो कितना बचा, 75 रुपीज बचे, ये आप लोन में दे सकते हो। तो अगर 75 रुपीज बचे तो सिंपली समझो जो लोन है उसका अमाउंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और हमें लोन कम करना है, क्यों कम करना है, बिकॉज मनी सप्लाई को हमें कम करना है, और मनी सप्लाई को कम करेंगे तो कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम। उसी तरह अगर मान लो डिफ्लेशन चल रहा है तो आरबीआई को ये भी पता है कि यार डिफ्लेशन चल रहा है, तो आरबीआई क्या करेगा, डिफ्लेशन के टाइम पे, मंदी के टाइम पे जो एसएलआर है उसको कम कर देगा। मान लो एसएलआर को कम करके कितना परसेंट कर दिया, 15%। अब 100 का 15% मतलब 15% आप लोग अपने पास रखोगे, और बचा कितना, 85 रुपीज। अगर 85 रुपीज बचे तो इससे जो लोन है वो क्या दिए जाएंगे, ज्यादा दिए जाएंगे, और मनी सप्लाई क्या हो सकता है, इंक्रीज हो सकता है, और इससे कौन सा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा, डिफ्लेशन का प्रॉब्लम जो वो इजिली सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा। तो इस तरह से सीआरआर और एसएलआर का यूज करके इकोनॉमी में इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट किया जा सकता है। और सीआरआर और एसएलआर को टोटल करके ही हमारे पास जो रिजर्व रेशियोज है वो बनते हैं, और वो रिजर्व रेशियोज रखने मैंडेटरी होते हैं। आरबीआई उसकी लगातार चेकिंग करता है। आरबीआई का जो सुपरवाइजरी रोल है वो इसी चीजों को लेके होता है कि क्या जो सेंट्रल बैंक की इंस्ट्रक्शंस है उनको जो कमर्शियल बैंक है वो फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो ये हो गया स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी। उसके बाद हमारे पास आता है ओपन मार्केट ऑपरेशन। अब ओपन मार्केट ऑपरेशन का कंसेप्ट है क्या, क्या सीखते हैं। देखो कई बार ना गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा पैसे की रिक्वायरमेंट पड़ती है, ओके। अब गवर्नमेंट को पैसे की रिक्वायरमेंट पड़ती है तो गवर्नमेंट क्या करता है ना, गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू कर देते हैं। अभी काफी बारी गवर्नमेंट सिक्योरिटी का जिक्र हुआ कि यार गवर्नमेंट सिक्योरिटी है क्या, तो इट्स जस्ट अ पीस ऑफ पेपर। सरकार ने इशू कर दिया जिसकी वैल्यू, सरकार ने लिख दिया कि इसकी वैल्यू ना 1 लाख रुपए की है, तो जिसके पास भी होगा वो 1 लाख रुपया गवर्नमेंट के पास चला जाएगा, और जिसके पास भी वो बॉन्ड होगा गवर्नमेंट सिक्योरिटी का, मेच्योरिटी के टाइम पे, जितने भी टाइम की मेच्योरिटी है, लेट्स से 3 साल की मेच्योरिटी है, 3 साल के बाद 1 लाख प्लस जो भी बनता ब्याज होगा सरकार उनको पे बैक कर देगी। पर सरकार इस पैसे को रेज कैसे करती है उसको समझते हैं। तो सबसे पहले प्रोसेस समझो एंड देन हम आते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन किस तरह से इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को सॉल्व करता है। तो समटाइम्स क्या होता है कि जो गवर्नमेंट है वो पैसा बोरो करती है बैंक से बाय द इशुएंस ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी। तो गवर्नमेंट ने मान लो सपोज 1 लाख रुपए की जो सिक्योरिटी वो इशू की, 1 लाख रुपए की सिक्योरिटी किसको दे दी, एसबीआई को दे दी, ओके। एसबीआई ने वो सिक्योरिटी जो वो खरीद ली बाय द गवर्नमेंट सिक्योरिटी एंड लेंड मनी टू द गवर्नमेंट, और वो पैसा 1 लाख रुपए किसको दे दिया, सरकार को दे दिया। सरकार का रोल यहां पे खत्म। सरकार कहती है ओके हमारा काम खत्म, हमें पैसा चाहिए था, हमें पैसा मिल गया। अब उसके बाद क्या होता है, अब एसबीआई क्या करता है, एसबीआई यही सिक्योरिटी या बैंक यही सिक्योरिटी किसको देता है, आरबीआई को देता है। तो आरबीआई क्या करता है, आरबीआई बाय द गवर्नमेंट सिक्योरिटी फ्रॉम बैंक थ्रू ओपन मार्केट ऑपरेशंस, एंड इस तरह से आरबीआई एक किस्म से इनडायरेक्ट लैंडिंग करता है सरकार को। अब सिंपली समझो यही सिक्योरिटी अब जो है वो आरबीआई खरीद रहा है, किससे खरीद रहा है, बैंक से खरीद रहा है, और आरबीआई इनको कितना पैसा दे रहा है, 1 लाख रुपया आरबीआई इनको दे रहा है। अब 1 लाख रुपया आरबीआई से किसके पास चला गया, कमर्शियल बैंक के पास चला गया। कमर्शियल बैंक से किसके पास गया था, गवर्नमेंट के पास। तो इनडायरेक्टली देखा जाए तो पैसा कौन दे रहा है, आरबीआई दे रहा है। और आरबीआई ये सारा कुछ ना गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की ओपन मार्केट में बाइंग एंड सेलिंग के तरीके से करता है। तो द थिंग इज, ये तो ओपन मार्केट ऑपरेशन का प्रोसेस था। अब ओपन मार्केट ऑपरेशन है क्या, इट्स द सेल एंड परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन द ओपन मार्केट बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज कॉल्ड एज ओपन मार्केट ऑपरेशंस। अब इसको समझते हैं कि इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को किस तरह से कंट्रोल करेंगे। मैं आरबीआई हूं, आप लोग क्या हो, कमर्शियल बैंक हो। इसको समझो, अगर मान लो सपोज मैं आपको वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेच देता हूं, तो वो पीस ऑफ पेपर है वो मैंने आपको बेच दिया, ओके। अब अगर बेचा, तो अगर मैं आपको कोई चीज बेच रहा हूं तो बदले में आपसे क्या लूंगा, पैसा लूंगा। पैसा लूंगा तो आपकी जेब में से वो पैसा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर जेब में से पैसा कम हुआ तो एट द एंड ऑफ द डे मनी सप्लाई क्या हो गया, डिक्रीज। और मनी सप्लाई डिक्रीज हुआ तो किस चीज को कॉम्बैट कर दिया हमने, इन्फ्लेशन को। ऑन द अदर साइड अगर मैं वही सिक्योरिटी आपसे परचेज कर रहा हूं, तो मैं वही सिक्योरिटी अगर परचेज कर रहा हूं आपसे, तो परचेज करने के टाइम पे अब मेरे को मेरी जेब से पैसा निकाल के आपको देना पड़ेगा, जिससे आपके पास पैसा अब क्या आ जाएगा, ज्यादा। और जब पैसा ज्यादा आएगा तो डिफ्लेशन क्या हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा। तो सेल किया जाता है इन्फ्लेशन के टाइम पे, ये ध्यान में रखना है, और परचेज किया जाता है
डिफ्लेशन के टाइम पे। इसके रिलेटेड बहुत सारे एमसीक्यूज जो है वो बने हुए हैं, तो इन छोटे छोटे की पॉइंट्स का हम लोगों ने क्या करना है, ध्यान रखना है, राइट। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं जो क्वालिटेटिव टूल्स है। तो क्वालिटेटिव टूल में सबसे पहला टूल है हमारे पास मार्जिन रिक्वायरमेंट। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट है क्या? मार्जिन रिक्वायरमेंट रेफर्स टू द मिनिमम परसेंटेज ऑफ बोरोअर्स ओन मनी दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड व्हेन टेकिंग अ लोन फॉर परचेजिंग एन एसेट। तो मिनिमम परसेंटेज जो बोरोअर अपना खुद का लगाता है किसी भी एसेट को परचेज करने के लिए, उसको कहा जाता है मार्जिन रिक्वायरमेंट। अब एक एग्जांपल से इसको समझते हैं ताकि आपके लिए इजी हो जाए कि क्या है। अब ये दोनों जॉली जो है ये केस जीत गए थे, अब केस जीत के बहुत बड़े वकील बन गए। अब ये दोनों जॉली कहते हैं चलो ना एक पार्टनरशिप में ऑफिस खरीदते हैं। ओके, ऑफिस अब था 1 करोड़ रुपए का, ठीक। ये जाते हैं दोनों बैंक के पास, बैंक को कहते हैं 1 करोड़ रुपए दे दो, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदनी है। बैंक कहता रुक जाओ यार, 1 करोड़ नहीं दूंगा, 80 लाख रुपए दूंगा, 20 लाख खुद का लगाओ। तो जो 20 लाख खुद का लगा रहे हैं दैट इज व्हाट मार्जिन रिक्वायरमेंट इज ऑल अबाउट। ये 20 लाख खुद का लगा दो, ये मार्जिन रिक्वायरमेंट है। तो वही बात इन्होंने कही है, इट रेफर्स टू द मिनिमम परसेंटेज ऑफ बोरोअर्स ओन मनी दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड व्हेन टेकिंग अ लोन फॉर परचेजिंग एन एसेट, राइट। नाउ इट इज अ पार्ट ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। इससे क्रेडिट कंट्रोल किस तरह से किया जा सकता है, लेट्स सी वन बाय वन समझते हैं। अब देखो एक चीज, अब 1 करोड़ की प्रॉपर्टी थी, 1 करोड़ लेने गए, बैंक कहता 80 लाख देंगे, 20 लाख खुद का लगाओ। इसका मतलब यहां पे जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो कितना हो गया, 20% हो गया। पर अगर मान लो सपोज इन्फ्लेशन चल रहा है, तो व्हाट विल बी डन, मार्जिन रिक्वायरमेंट को बढ़ा दिया जाएगा। बढ़ा के मान लो कर दिया 30%। अब 30% जब किया तो बैंक अब 1 करोड़ का कितना लोन देगा, खुद समझो, 70 लाख लोन देगा। इसका मतलब मनी सप्लाई क्या हुआ, कम हुआ। ऑन दी अदर साइड अगर चल रहा है डिफ्लेशन का प्रॉब्लम, तो व्हाट बैंक विल डू, बैंक मार्जिन रिक्वायरमेंट को क्या कर देंगे, कम कर देंगे। मान लो 10% कर दिया। अब दोनों जॉली लोन लेने जाते हैं, तो 1 करोड़ का 10% मार्जिन रिक्वायरमेंट, तो बैंक कहता है मिनिमम 10 लाख रुपया खुद का दो और 90 लाख रुपया हम देंगे। तो अब खुद समझो 80 लाख से 90 लाख बढ़ गया, तो मनी सप्लाई बढ़ गया और जिससे डिफ्लेशन का प्रॉब्लम क्या हो सकता है, सॉल्व हो सकता है। इस तरह से मार्जिन रिक्वायरमेंट का यूज करके इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को सॉर्ट आउट किया जा सकता है। तो ये हमारा मार्जिन रिक्वायरमेंट बहुत ही ईजी है। 2 पॉइंट्स हमारे जो लास्ट रहते हैं वो है रैशनिंग ऑफ क्रेडिट। तो समटाइम्स क्या होता है, जो आरबीआई ना क्रेडिट कोटा को फिक्स कर देता है डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटीज के लिए, और कमर्शियल बैंक इस कोटा से ज्यादा लोन जो है वो नहीं दे सकते। नाउ इंट्रोडक्शन से मनी सप्लाई को कम किया जाता है और इसके विड्रॉवल से मनी सप्लाई को क्या किया जाता है, इंक्रीज किया जाता है। फॉर एग्जांपल मान लो सपोज आरबीआई ने कमर्शियल बैंक को कह दिया कि आप लोगों ने एग्री वालों को, एग्रीकल्चर वालों को इतना 50% लोन जो है वो देना ही देना है, 50% लोन देना है। तो दैट मींस इंट्रोडक्शन कर दिया। अब अगर आरबीआई के कहने से कोई भी कमर्शियल बैंक लोन्स देने के टाइम पे टोटल लोन का 50% एग्री वालों को नहीं देता, फॉर एग्जांपल मान लो 100 रुपए का लोन दे रहे हैं, तो 100 में से कम कितना 50 रुपए का लोन जो है वो एग्री वालों को देना पड़ेगा। अगर मान लो सपोज एग्री वाले 40 रुपए का लोन लेते हैं और 10 रुपए का बचता है, तो जो बैंक्स है वो 10 रुपए का लोन किसी और को नहीं दे सकते, उनको 10 रुपए रखने पड़ेंगे एग्री वालों के लिए। तो उससे मनी सप्लाई क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली कम होगा। अगर और कोई सेक्टर लोन चाहता होगा तो और कोई सेक्टर को लोन तो मिलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्रेडिट कोटा जो फिक्स कर दिया गया। ऑन द अदर साइड अगर इसको विड्रॉ कर दे, आरबीआई कहता है कोई लिमिट नहीं है, छोड़ो कितना देना है दो लोन। तो मान लो एग्री वालों ने 40 लिया, 10 अभी भी बचा, तो ये 10 कमर्शियल बैंक और किसी भी सेक्टर को क्या कर सकते हैं, लोन के तौर पे रूट कर सकते हैं। तो इस तरह से क्रेडिट को कंट्रोल किया जा सकता है। एंड देन मोरल सुएजन, मतलब कई बार क्या होता है ना, जैसे हम लोग अपने पेरेंट्स की बात मानते हैं, तो आरबीआई जस्ट लाइक फादर ऑफ ऑल द कमर्शियल बैंक्स, तो फादर ऑफ कमर्शियल बैंक की बात तो माननी पड़ेगी। तो अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे आरबीआई क्या कहता है, लोन को रिस्ट्रिक्ट कर दो इन्फ्लेशन के टाइम पे, मतलब कम से कम कर दो लोन्स, जिससे मनी सप्लाई कम हो जाए। ऑन द अदर साइड लिबरलाइज कर दो, अगर डिफ्लेशन है तो डिफ्लेशन के टाइम पे लोन्स ज्यादा करो, रेट को कम कर दो। तो ये मोरल सुएजन हो गया, मतलब इससे आरबीआई की बात सुन के कमर्शियल बैंक क्या करते हैं, सारे डिसीजंस लेते हैं।
तो इस तरह से इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन का प्रॉब्लम जो है वो सेंट्रल बैंक हमारा कंट्रोल में ला सकती है और हमारा जो इकोनॉमी है उसको स्टेबलाइज कर सकती है। अगर इकोनॉमी में एक्सेसिव पैसा पड़ा हुआ है तो निकाल लो एक्सेसिव पैसा, अगर कम पैसा है तो पैसा पंप कर दो। और ये आप लोग पढ़ोगे जब अब अगली जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी आएगी वो सुननी बहुत ज्यादा जरूरी है। इससे आप इसको रिलेट कर सकते हो और अपनी आंसर राइटिंग को और ज्यादा इजी बना सकते हो। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन बाय बाय एंड स्टे ब्लेस्ड ऑल।